नमस्कार मित्रों, मैं सीए तेजस संधारिया अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 मतलब के असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए किसे कौन सा आईटीआर मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। पहले देखते हैं आईटीआर 1, जो कि एक 1 पेजर रिटर्न है, सिर्फ एक ही पेज का रिटर्न है, काफ़ी पॉपुलर हुआ है, वो अभी भी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया है इस साल भी। उसमें पहले तो देखते हैं कि ये कौन भर सकता है। तो व्यक्ति मतलब व्यक्ति कैसा, साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, जिसकी इनकम कहाँ से आ रही है, तो वो है वेतन या पेंशन की इनकम, एक मकान का भाड़ा और अन्य स्रोतों से हेड से आमदनी आ रही है और टोटल आमदनी मिला के पूरे साल की 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, ऐसा व्यक्ति यह रिटर्न फाइल कर सकता है। और यहाँ पे कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस लगाई गई है कि कौन सा व्यक्ति आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। तो वो देखते हैं अभी कि जिसके पास घरेलू संपत्ति के हेड के अंतर्गत कोई घाटा पिछले साल से इस साल लाना है या अगले साल ले जाना है, मतलब कि इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के हेड में लॉस है, ये वो पिछले साल से इस साल लाना है या इस साल से अगले साल ले जाना है, तो उसके लिए ये नहीं है। या तो एक से ज़्यादा मकान की आमदनी या घाटा हो रहा है तो भी, मतलब एक ही मकान से आमदनी या घाटा होना चाहिए। सपोज किसी के पास 2 मकान है, एक में वो खुद रह रहा है और उसमें वो इवन हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी क्लेम नहीं कर रहा है, तो उसके पास जो दूसरा मकान है उसको उसने भाड़े पे चढ़ाया हुआ है, तो उसका जो भाड़े का इनकम हो रहा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे एलिजिबल है आईटीआर 1 फाइल करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी के पास 2 मकान है, एक भाड़े पे लगाया हुआ है और दूसरा जो है उसके ऊपर हाउसिंग लोन चल रहा है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अभी वो मान लीजिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड होने की वजह से हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट अगर वो डिडक्शन लेना चाहता है उस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में से, और दूसरे मकान का तो भाड़ा आ ही रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में 2 मकान से इनकम या लॉस हो गए, तो उस व्यक्ति के लिए आईटीआर 1 अभी वो फाइल नहीं कर पाएगा। तीसरा, लॉटरी का इनकम, लॉटरी का इनाम मिला हो या घोड़े की रेस से आमदनी हुई हो तो भी नहीं चलेगा। या तो कोई पूंजीगत लाभ मतलब कैपिटल गेन की इनकम हो, या तो धारा 115 बीबीडीए या 115 बीबीई के अंतर्गत आमदनी है, या तो 5,000 से ज़्यादा खेती की इनकम है उसको, या तो व्यापार व्यवसाय से आमदनी है क्योंकि वो तो 1 फाइल नहीं कर सकता, और अन्य स्रोतों के हेड से अगर घाटा आ रहा है, या तो धारा 90, 90A और 91 मतलब 2 कंट्री में टैक्स भर रहा है और एक कंट्री में वो मतलब इंडिया में वो टैक्स का रिलीफ क्लेम करना चाहता है तो भी नहीं भर सकता है। या तो ऐसा कोई भारतीय निवासी जिनके पास विदेश में संपत्ति है या किसी विदेशी संस्थान में हित है या विदेश में स्थित बैंक खाते पर हस्ताक्षर करने के अधिकार रखता है, ऐसा व्यक्ति भी नहीं चलेगा। या तो भारतीय निवासी जिसे विदेश से कोई आय हो रही है वो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएगा। भारतीय निवासी जिनके पास धारा 5A के तहत बांटने योग्य आय है, मतलब पोर्टुगीज सिविल कोड के तहत वो इनकम अपोर्शन करना चाहता है तो भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। और धारा 57 के तहत कटौती मांगने वाला, मतलब कि 57 है वो अदर सोर्सेज के हेड के डिडक्शन का सेक्शन है, उसके अंतर्गत अगर कोई कटौती मांगना चाहता है तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन यह है कि जिसके मान लीजिए कि सिर्फ अदर सोर्स के हेड में उसके पास वो फैमिली पेंशन की इनकम है और वो फैमिली पेंशन की इनकम से 57(2)(a) के तहत कटौती मांगना चाहता है तो वो कटौती वो मांग सकता है। फैमिली पेंशन की इनकम का तीसरा भाग या तो रुपये 15,000 इसमें से जो कम अमाउंट होगी उसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। अभी 4 डिस्क्वालिफिकेशन इस साल से एंटर की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। वो देखते हैं कि जो व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर है वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है, या तो जो व्यक्ति वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी प्रकार का गैर सूचीबद्ध शेयर रखता है, गैर सूचीबद्ध मतलब अनलिस्टेड शेयर है जिसके पास किसी भी प्रकार का, तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार के मतलब में तो भैया वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर भी आ सकता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ ड्राफ्टिंग मिस्टेक हो गया है जिसके बारे में
कुछ नज़दीकी समय में ही कोई क्लैरिफिकेशन आने की थोड़ी संभावनाएं लग रही है कि यहाँ पे एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि कोई कंपनी का अनलिस्टेड शेयर, किसी भी प्रकार का ऐसा जो लिखा है वो थोड़ा गलत लग रहा है या ड्राफ्टिंग मिस्टेक लग रहा है गवर्नमेंट का। और आखिरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है ITR 1 का वो यह है कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य की आय पर कर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है और उस आय पर ऐसे अन्य व्यक्ति के हाथों में कर काटा गया है। मतलब मान लीजिए क्लबिंग का कोई सेक्शन इसमें अप्लाई हो रहा है, तो क्लबिंग करनी है इनकम एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति की इनकम, तो जो दूसरे व्यक्ति की इनकम है जिसको क्लब करना है पहले व्यक्ति के साथ, तो वो दूसरे व्यक्ति की इनकम पे टैक्स कटा हुआ है, TDS हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में ITR 1 वो पहला व्यक्ति फाइल नहीं कर सकता है। अभी देखते हैं ITR 2 कौन फाइल कर सकता है। पहले देखते हैं कौन फाइल कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति या HUF कि जिसके पास व्यापार व्यवसाय से आमदनी नहीं है, बाकी कोई भी इनकम चलेगी, कोई भी लॉस चलेगा, लेकिन व्यापार व्यवसाय वाला हेड नहीं चलेगा। सिर्फ इतना ही इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है। और व्यापार व्यवसाय मतलब कि मान लीजिए कि उसका कोई अंगत व्यापार व्यवसाय नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जहां से उसको इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट और लॉस वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो भी वह व्यापार व्यवसाय के हेड की इनकम गिनी जाएगी, तो वो व्यक्ति भी ITR 2 फाइल नहीं कर पाएगा। और ITR 3 किसके लिए है? तो कोई भी व्यक्ति या HUF कि जिसके पास व्यापार व्यवसाय से आमदनी है उसको फाइल करना है ITR 3। बाकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है। अभी देखते हैं ITR 4 जिसे सुगम कहा जाता है। ITR 1 जो पहले देखा था वो उसको सहज नाम है, ITR 4 का नाम है सुगम। तो वो कौन फाइल कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति या HUF, लेकिन केवल साधारण निवासी मतलब कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो निवासी साझेदारी फर्म मतलब कि रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट LLP नहीं चलेगी यहाँ पे। जिसके पास नीचे दी गई आमदनी में से कोई भी आमदनी हो, लेकिन एक डिस्क्वालिफिकेशन इस साल से ऐड हुआ है और वो है कि टोटल आमदनी जो इसकी बनेगी वो 50 लाख रुपए से अधिक होनी नहीं चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति है जो हमने बोल दिया, तो अभी उसके पास कौन कौन सी आमदनी होनी चाहिए? तो वो यह में से एक या ज्यादा हो सकती है। पहला है धारा 44 AD या धारा 44 AE के अंतर्गत व्यापार से आमदनी। 44 AD हम जानते हैं व्यापार में 6% या 8% वाला वो, और 44 AE भी जानते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन वालों का। और धारा 44 AD के अंतर्गत व्यवसाय से आमदनी, वो भी हम जानते हैं कि 50 लाख तक के टर्नओवर के वो 50% का प्रॉफिट दिखाना है व्यवसाय वालों को। और वेतन या पेंशन से अगर आमदनी हो रही है, एक ही मकान से भाड़ा आ रहा है या अन्य स्रोतों के हेड से आमदनी है, तो ऐसा व्यक्ति ITR 4 फाइल कर सकता है। और अभी देखते हैं इसकी डिस्क्वालिफिकेशंस, मतलब ITR 4 कौन नहीं फाइल कर सकता है। उसका भी काफी लंबा लिस्ट है, जिस तरह से ITR 1 का था। और ITR 1 का लिस्ट और ITR 4 के लिस्ट में जो 16 पॉइंट है उसमें से 3 पॉइंट ही अलग है, बाकी के 13 पॉइंट तो कॉमन है। तो एक काम करते हैं, जो अलग 3 पॉइंट है वही देखते हैं, बाकी के ITR 1 के 16 पॉइंट में हमने देख ही लिए हैं। तो जो 3 अलग पॉइंट है उसमें से पहला है पॉइंट नंबर 1 के आय के किसी भी हेड के अंतर्गत कोई घाटा पिछले साल से इस साल लाना है या अगले साल ले जाना है। मतलब किसी भी हेड, कोई भी हेड होगा इनकम का, उसमें अगर पिछले साल में लॉस था उसको इस साल लाना है, या इस साल में लॉस है जिसके आगे ले जाना है, तो उसके लिए ITR 4 नहीं है। दूसरा जो अलग कंडीशन है जो ITR 1 में नहीं और यहाँ पे है, वो अलग कंडीशन है, वो है कि 7वें नंबर के पॉइंट में कि सट्टा व्यापार से आमदनी या कोई अन्य विशेष आय है। विशेष आय मतलब स्पेशल रेट इनकम है, तो उसके लिए भी ये नहीं है। या तो एजेंसी व्यवसाय से आय है या कमीशन या ब्रोकरेज की आय है। कोई कमीशन या ब्रोकरेज का इनकम पा रहा है, किसी प्रकार की एजेंसी लेके बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए भी
ITR 4 नहीं है। बाकी के 16 में से 13 पॉइंट तो ITR 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी आते हैं हम ITR 5 में। ITR 5 कौन फाइल कर सकता है? तो पहले तो यह बोला है कि ITR अभी मैं जो व्यक्तियों के नाम बोलने जा रहा हूं उनके अलावा कोई भी फाइल कर सकता है। कौन नहीं फाइल कर सकता है? तो व्यक्ति नहीं फाइल कर सकता, HUF नहीं फाइल कर सकता, कंपनी और ITR 7 भरने वाली कोई भी संस्था फाइल नहीं कर सकती। इसके अलावा हर एक इंसान, ये हर एक व्यक्ति ये ITR 4 फाइल कर सकता है। दूसरे शब्दों में कौन फाइल कर सकता है? तो कि साझेदारी फर्म, स्थानीय स्वराज संस्थान, सहकारी बैंक, अन्य सहकारी समिति, LLP, निजी विवेकाधीन ट्रस्ट, AOP, BOI, कानूनी व्यक्ति, बिजनेस ट्रस्ट और निवेश कोष। बिजनेस ट्रस्ट और निवेश कोष को इस साल से इसमें ऐड कर दिया गया है, नई कैटेगरीज। और कौन फाइल नहीं कर सकता? तो जो धारा 139 4A, 4B, 4C और 4D के अंतर्गत आते हैं वो ITR 5 फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ITR 7 है। अभी देखते हैं ITR 6। ITR 6 जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी के जो धारा 11 के तहत छूट नहीं मांग रही है वो ITR 6 फाइल कर सकती है, और उसके केस में डिजिटल सिग्नेचर से ही रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ITR 7 कौन फाइल कर सकता है? कि जो धारा 139 4A के तहत आता है, मतलब पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, या तो 139 4B के तहत आता है, मतलब राजनैतिक दल, या तो 139 4C के तहत आता है, मतलब म्यूचुअल फंड, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि जैसे संस्थान, तथा 139 4D के तहत आता है, मतलब कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो यह सब जो है वो ITR 7 फाइल करेंगे। और एक महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं कि इस आकलन वर्ष से, मतलब इस असेसमेंट ईयर से, पेपर फॉर्म में, कागजी फॉर्म में मैन्युअली ITR कौन फाइल कर सकेगा? तो अभी तक पिछले वर्ष तक क्या था? पिछले वर्ष तक 2 प्रकार के लोग पेपर रिटर्न फाइल कर सकते थे, जिसके लिए ई फाइलिंग कंपलसरी नहीं था। एक तो वह व्यक्ति के जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है और जिसको रिफंड क्लेम नहीं करना है, वो ई फाइलिंग की बजाय पेपर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन जिसके पास होता था। और दूसरा ऐसा व्यक्ति के जिसकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है और जो ITR 1 या ITR 4 फाइल करना चाहता है वह। तो अभी इस साल से 2 में से एक कैटेगरी को इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मतलब कि जो व्यक्ति 5 लाख तक की इनकम और नॉन रिफंड केस वाला था उसको इस साल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो इस साल से सिर्फ और सिर्फ जो 80 साल या उससे ज्यादा उम्र का वेरी सीनियर सिटीजन व्यक्ति है और ITR 1 या 4 फाइल करना चाहता है, वही सिर्फ कागजी फॉर्म में ITR दाखिल कर सकेगा। तो आशा करता हूं मित्रों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी भी आपके मन में इस टॉपिक को लेकर कोई प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा उसका जवाब देने का। और हमारे ऐसे ही वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाजू में एक बेल का आइकॉन अपीयर होगा, घंटी का बटन अपीयर होगा। उस घंटी के जो बटन को अगर आप एक बार क्लिक कर देंगे तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे हमारे वीडियो के बारे में। धन्यवाद।